या गुड आफ्टरनून? गुड इवनिंग चल रहा है? गुड आफ्टरनून चल रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग शाम को बोलते हैं। चलिए, हमारी क्लास चल रही थी ग्रामर मिक्स की। इसमें लगभग 6 क्वेश्चन हमने किए थे। उससे आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस वगैरह। फर्स्ट ये कर लिया था हमने, सेकंड भी कर लिया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये वाला भी हो गया था हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप इसमें 7th वाला सेंटेंस करेंगे। ध्यान से समझना, मैंने आपको कल ही बताया था कि हमें ध्यान किस पे रखना है, ऑप्शन पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन अगर हमें समझ में आते हैं तो सेंटेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर ऑप्शन यहां अगर वो कोई सब्जेक्ट या कोई चेंज कर देता है, जैसे यहां पे लिख दिया केमिस्ट्री, ठीक है, और अगर हमें पता नहीं है, हम तो रट के गए, बस फिजिक्स वाला रटाया था सर ने, वो रट के चले गए, तो आप गलत करके आ जाओगे। लेकिन अगर हमें ऑप्शन पता है तो कर लेंगे। चलिए ऑप्शन को देख लेते। देखो बेटा, ये ना टेंस के हैं, ये प्रेजेंट में आते हैं और पास्ट में भी हैं। इज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। आर जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। अब ये दोनों होते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उपयोग में आते हैं, ठीक है। और ये वर जो होता है वो वाज के साथ लगता है, वाज या वर, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ चलती है, जो कि चलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अब ये जो है ना वर, ये होता है आपके बहुवचन के लिए, वाज होता है एक वचन के लिए। इसी प्रकार इज जो होता है वो एक वचन के लिए होता है, आर जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना लिखा हुआ है, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब फिजिक्स कितने सब्जेक्ट होते हैं? 1 2 3, एक ही होता है। जिस प्रकार आपके 10th में इंग्लिश है, 9th में इंग्लिश है, 11th में इंग्लिश है, 12th में इंग्लिश है, इंग्लिश तो एक ही है ना, ठीक है। उसके टाइप्स हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं अलग अलग, है ना। तो इसलिए विषय एक ही है, तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा? इज आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हमें फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ता? आर लगाना पड़ता। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, अगला वापिस वर्ब आ गई, क्रिया, है ना। क्रिया आ गई है वर्ब, जिसमें ईट है, ईट्स है और ईटिंग है। ये तीनों एक साथ है। जैसे ये जो है ईट, ये ईट्स है और ये ईटिंग है। यहां ये ध्यान रखना हमें कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस सेंटेंस जा रहा है। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो देखते हैं। देखो बेटा, ईट्स ईटिंग जो लगता है ना, वो जब उस सेंटेंस में कोई सी हेल्पिंग वर्ब हो तो ही आईएनजी उसके साथ लग पाएगा, अगर टेंस के अकॉर्डिंग बात करें। तो ये तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि उसमें वहां कोई हेल्पिंग वर्ब देनी रखी है। हेल्पिंग वर्ब जैसे अगर वो प्रेजेंट का होता, दीज आर एम लग सकता था, डूडस लग सकता था, हैजव लगता, हैजव तो फिर परफेक्ट में चला जाता है। यानी कि आईएनजी कब लगता है? जब वो सेंटेंस काय में हो, कंटिन्यूअस में हो तब, और ये कंटिन्यूअस में नहीं है, इसलिए यहां पे क्या, ये नहीं आएगा। बात इन दोनों करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का एक रूल्स होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन हो, क्या हो? एक वचन। जब सब्जेक्ट एक वचन हो ना, तो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। क्या आपको ये वाला सब्जेक्ट एक वचन दिख रहा है, बहुवचन दिख रहा? एक वचन दिख रहा ना। तो अब एक वचन दिख रहा है तो मैं वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। तो हमारे पास ये वर्ब है, अब मेरे को ये लगाना पड़ेगा या ये लगाना पड़ेगा? गुड, हम लगाएंगे इट्स, तो यहां पे आ जाएगा इट्स। तो शी इट्स एन एप्पल डेली। अगर यहां पे बेटा आई आता, वी आता या दे आता, तो हम क्या लगाते फिर? और अगर यहां साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो ईटिंग लगाना पड़ता। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है द चेयर वॉज बाय द स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेना कि एक्टिव और पैसिव में हमें कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ती है। ये सेंटेंस जो है ना पैसिव का है। किसको पता है कि पैसिव का है? किसी को पता नहीं है? गुड।
ये पैसिव का इसलिए क्योंकि इसमें लग रहा बाय, एक तो बाय लगता है पैसिव में, ध्यान रखना है ना। पैसिव की एक पहचान होती है, अगर आप पैसिव को पहचान नहीं पाओ तो। पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, एक वर्ब की एक तो थर्ड फॉर्म लगती है और एक और बाय उसके साथ में लगता है, और ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जिस प्रकार एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, उसी प्रकार इधर पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे सर ने बता दिया कि सर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो अब ये ब्रेक्स है तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले सेंटेंस में हमने पढ़ा ब्रेक्स एस का लगता है, एस का लगता है, ये ब्रेक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो इसकी जो है ना थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, है ना, तो इसीलिए ये आएगा यहाँ पे, ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, ब्रोकन। इसका हिंदी कर लेते हैं, द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। ये जो कुर्सी है ना, ये बच्चों के द्वारा क्या की गई है, तोड़ी गई है। ठीक है, कि ये द्वारा तोड़ी गई, मतलब पैसिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला, शी हर होमवर्क डेली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, किसी सेंटेंस में आईएनजी कब लगता है, जब उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब लग रही हो तब। अब यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रही है ना, तो ये आईएनजी तो आना नहीं है। अब डू और डस, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वहां पे आप क्या नहीं लगा सकते बेटा, एस या ईएस नहीं लगा सकते। तो यहां तो ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डस लगता है, ईएस लगता है ना। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या बनेगा, शी डस हर होमवर्क डेली। आगे बढ़ेंगे। अगला, शी इज सिटिंग द क्लासरूम, है ना। वापिस इनको देख लेते हैं कि एक बार। एट का मतलब होता है पर, ये छोटे स्थान के लिए उपयोग में आता है, कहीं छोटे, जैसे एट होम, एट स्कूल, है ना। स्कूल अगर बड़ा हो या फेमस हो तो फिर अपन थोड़ा सोचेंगे वहां पे। इन का यूज होता है में, किसी चीज का कहीं अंदर बता रहे हैं, फिर जैसे ये सेंटेंस कुर्सी के ऊपर डिपेंड है ना। और एक और आता है इनटू। इनटू यानी कि ये तो अंदर ही होता है लेकिन तीव्र गति से, ठीक है, तेज गति से जो काम हो रहा है वो, उसके लिए इसका उपयोग होता है। जैसे राम जंप इनटू रिवर, है ना, तो इनटू वो तीव्र गति से गया ना अंदर, कि हवा में लहराते हुए गया, जैसे मूवीज में होता है, ऐसा तो नहीं हुआ ना, लहराते हुए गया, नहीं गया, तो इसलिए वहां पे इनटू आएगा। अब मुझे बताना आप, शी इज सिटिंग द क्लासरूम, क्या आएगा, इन आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। नेक्स्ट, चलिए एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया होगा वो, मोना डेड मलेरिया। अब मैं आपको सभी बारी बारी से बताता हूं, ऑफ, बाय और ऑफ, तीनों के मीनिंग आपको अच्छे से देख लेना है। इस ऑफ का मतलब होता है कि वहां से जो कोई भी चीज होती है ना, ऑन ऑफ समझते हो ना, ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ करते हैं हम, तो ऑन ऑफ मतलब ऑफ का मतलब हट जाना, कोई चीज किसी चीज से हट जाती है। जैसे मैंने ये एक पेड़ बना दिया, ठीक है, इस पेड़ पर जो है फल लग रहे हैं, ये फल गिर के नीचे गिर गए तो वहां से हट गए ना ये, तो इसके लिए आता है ऑफ, किसी चीज से हटना, ठीक है, ऑफ। अगला बाय, बाय का मतलब होता है किए द्वारा, ठीक है, किसी कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसका उसके नाम के पीछे लगता है बाय। जैसे मैं क्लास पढ़ाता हूं, ये किसके द्वारा है, बाय सीपी सर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। चलिए एक और है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का या की या से, ये मीनिंग होते हैं। अब एक चीज जो कॉमन है वो बताता हूं, जब हम किसी बीमारी से मरते हैं, जैसे मोना डेड, मोना मर गई, ठीक है, जब हम किसी बीमारी से मरते हैं और वो बीमारी हमें पता है,
आइडेंटिफाई कर रखा उसको कि मलेरिया से ही मरी है। ध्यान से सुनना, जब हमें कोई बीमारी बता दी गई है और फिक्स हो गया कि वो इस मलेरिया से मरी, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे? ऑप लगाओगे, ऑप। ठीक है, ऑफ लगाओगे। ओ सॉरी, ठीक है, तो यहां आपको क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। अब इस जगह अगर वो बोल दे कोरोना, इस जगह बोल दे कैंसर, अरे नहीं नहीं, क्या है? टू है ऑप्शन में आपके, भी जो ऑप्शन में उसकी बात करेंगे ना पहले, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलना, डायरेक्ट करोगे गलती कर लोगे। जब टू दे ही नहीं रखा, टू बोल रहे हो, है ना? जो ऑप्शन में बोला जाए वो बोलो। तो ये जो है ना, देखो ऑफ, अब यहां मलेरिया आ जाए, मलेरिया की जगह कैंसर आ जाए, कैंसर भी आइडेंटिफाई कर दिया ना कि भैया वो मरा है, कैसे मरा है? कैंसर से। बोले कोरोना से मरा है, कैसे मरा है? कोरोना बीमारी, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया। अगर यहां पे बोल दिया जाए इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी से, कि वो मर गया बीमारी से, बताया नहीं गया कौन सी बीमारी से मरा, सिर्फ ये बोल दिया बीमारी से मरा, तो उस जगह, अरे रुको तो, मेरे को तो बोलने दो, मैंने यहां पे सब ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, ऑप्शन चेंज नहीं करे ना अभी, तो ऑप्शन दूंगा उसके बाद। कुछ भी मन से लगा रहे हो भाई, इसका अर्थ भी समझो। ठीक है, जब हम अगर बात कर रहे हैं उसमें बीमारी से कोई मर रहा है, उस बीमारी को आइडेंटिफाई कर दिया, तो उसके लिए तो ऑफ आता है। और जिस बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बताया नहीं गया उसके बारे में, वहां आप लगाएंगे, बोलो फ्रॉम। ध्यान ये रखना, नॉर्मल बीमारी से कि वो मर गए, बीमारी से मर गए, अब ये नहीं पता कि हमें बीमारी कौन सी थी, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? फ्रॉम। लेकिन ये ऑप्शन नहीं था इसलिए मेरे को लिखना पड़ा, वरना आप तो ये बाय लगा लेते। ठीक है, चलिए अगला, ही इज SDM, वापिस आ जाएंगे आर्टिकल में, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको पता है इसका आंसर क्या है ना? हाँ, आधे तो भी नील निकालेंगे, दिखता है कि सर हो क्या रहा है। बेटा SDM मैंने आर्टिकल पहले बताया हो, तो आप देखना है कि जहां पे आर्टिकल का यूज होता है, जहां पे जिस जगह आर्टिकल का यूज होता है ना, उस वर्ड को देख लेना है ना? तो यहां इसको अगर पढ़ेंगे ना, तो ये एस आ रहा है, और लिखेंगे तो ये एस लिख रहे हैं, यानी कि लिखते समय हम इसको क्या लिख रहे हैं? कॉन्सोनेंट। क्या लिख रहे हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, और बोल रहे हैं तो एस आ रहा है, यानी कि हाँ, बोलते समय वोवेल आ रहा है। तो बेटा ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि जब लिखते हैं तो कॉन्सोनेंट आएगा और बोलते हैं तो वोवेल आएगा, तो उस जगह हम काय का यूज करेंगे? क्या बात है, आपको आने लग गया समझ में? तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे?